और ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। मैंने ज्योति बासु का एग्जाम्पल दिया, और भी जो वामपंथी सरकारें थी उन्होंने ये काम किया। तो यहाँ से कम्युनिज्म का ये एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और वो वहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे जिहादिज्म। इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। जैसे वहाँ पे नैरेटिव चली थी अफगानिस्तान के युद्ध के मैदान में, इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म, ठीक है, ये पूरी पटकथा तालिबान वाला ये पूरी पटकथा लिखी गई थी अमेरिकन के द्वारा। यहां पर हमारे लोगों ने, जब ये पूरा सिलसिला चल रहा था ये वामपंथी सरकारों के उसमें, तो उन्होंने कम्युनिज्म को जो भी उधर एक्सपोर्ट करने उतने कामयाब नहीं लिए, लेकिन जिहादिज्म भारी मात्रा में आने लगी यहाँ पे। अब होता है क्या कि ये जिहादी तत्व जो हैं उन्होंने विकल्प देखा। जब कम्युनिस्ट ताकतें कमजोर होने लगी बंगाल में, तो उन्होंने एक विकल्प देखा, ममता बनर्जी के टीएमसी में चले गए। वो उनका तो एजेंडा चलना चाहिए। हाँ, उनको उन्होंने वामपंथियों को छोड़ा और इनके साथ मिल गए। और यहाँ तो इनको एक ऐसी महिला का लीडर मिला कि वो पब्लिक में नमाज पढ़ने के लिए तैयार थी। वो मीडिया के कंजम्पशन के लिए और दुनिया के कंजम्पशन के लिए वो खुले में नमाज पढ़ने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने अपने एजेंडा के तहत कम्युनिस्टों को जेटिसन किया और इसके साथ जाके मिल गए। अब मिल गए तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो जिहादिज्म से कंज्यूम हो रहा है। सिंह साहब, आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि पूरे भारत में अगर सबसे बदनुमा बदसूरत तस्वीर अगर हम देखें, और इस वामपंथ लेफ्ट का और जिहादियों का पॉलिटिकल घालमेल, आतंकी घालमेल, और पूरे सिस्टम में पूरे जोर से इस चुनाव में नजर आता है हमको। मेरा सवाल यह है कि क्या बंगाल में 2021 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता के प्रवर्तन के लिए हो रहा है, या फिर भारत के भविष्य के चुनौती और खतरों को ध्यान में रखते हुए उसको कम करने, ज्यादा करने की दिल्ली की कोशिश है? नहीं, देखिए, मैं किसी हम कहें कि भारत की सुरक्षा को लेकर के ज्यादा बड़ी चिंता कर रहे मैं किसी पार्टी से मैं अपनी आस्था नहीं रखता हूं। एग्री। हाँ, राष्ट्रवाद से हमारी आस्था जरूर है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। राष्ट्रवाद में तो हम राष्ट्र सुरक्षा के अगर नजरिए से इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक महज चुनाव नहीं है। ये चुनाव नहीं है, लेकिन ये सत्ता की लड़ाई नहीं है। ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये सुरक्षा का युद्ध है। सुरक्षा का राष्ट्र और सुरक्षा तभी आपको मिल सकती है जब वहां पे राष्ट्रवादी ताकतें स्थापित हो। अब ये तो जनता तय करेगी ना कि वो राष्ट्रवादी ताकतें कौन सी हैं। That's right. हाँ, it's open. ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं, मैंने आपको एक तो इस्लाम का, ये इस्लामिक जिहाद का मैंने वर्णन किया, वो एक बहुत लूमिंग फैक्टर है। उसके साथ साथ ये देखिए, स्ट्रैटेजिकली ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के लिए। और इस बात को लोगों को समझना चाहिए कि जब ये डोकलाम क्राइसिस हुआ, तो ये डोकलाम क्राइसिस के पीछे चाइना का उद्देश्य क्या था? वो छोटी सी जमीन नहीं थी साहब। एब्सोल्युटली। उनका यही उद्देश्य था कि किसी ये चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको मैं चाइना चुंबी चिटागोंग में बोलता हूँ, अच्छा, ठीक है ना, कि वहां से जिस तरह से ग्वादर में उनको एक्सेस मिला, उसी तरीके से चाइनीज को यहां भी एक्सेस मिल जाए ये बे ऑफ बंगाल में। चॉकफ्यू, म्यांमार के चॉकफ्यू के जरिए उनको ऑलरेडी वो एक्सेस मिला हुआ है किसी हद तक, लेकिन ये बे ऑफ बंगाल में इनको, ताकि वो इकोनॉमिक रीजन से भी और स्ट्रैटेजिक रीजन से भी, कि तिब्बत
अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो सिंकियांग को कनेक्ट करता है, जिंगजियांग प्रोविंस को, ये सीधे तिब्बत तक जाएगा। ये जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो फीड कर रहा है उसको, अरे वो प्रोविंस है, यूनान प्रोविंस, यूनान प्रोविंस। तो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर यूनान प्रोविंस, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर तिब्बत, एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर जिंगजियांग। तो उसमें क्या है कि इन्होंने सारा इंतजाम कर रखा था ये चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। और आपको ये बड़ी बात सुन के हैरानी होगी कि इन्होंने, चाइनीज ने बहुत घूस देने की कोशिश की। इन्होंने भूटान में कुछ लोगों को घूस देने की, वहाँ की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसको, उस समय की सरकार जो थी, उसको घूस देने की कोशिश की। दे वांटेड टू ब्राइब देयर वे आउट, दे स्पर्न। यहाँ की सिक्किम की सरकार को उन्होंने घूस देने की कोशिश की। दार्जिलिंग में आप उस समय आप दार्जिलिंग का आप पृष्ठभूमि देख लीजिए। जब ये पूरा दोकलम क्राइसिस हो रहा था, दार्जिलिंग में भी आग लगी हुई थी। वो आग चाइनीज ने लगवाई हुई थी, और सिर्फ उनका यही था कि इन लोगों को इस तरह से मैनेज कर लो, कहीं पे अपीवल करवा के, कहीं पे अशांति फैला के, कहीं खरीद फरोख्त करके, और बस आपने 20-22 किलोमीटर वो पेनिट्रेट करना है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आप सीधे आप पहुंच जाते हैं वहां तक, बे ऑफ बंगाल का। अब है क्या कि इस कवायद में ये जितनी जिहादी संगठन है, ये बड़े उपयोगी हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये तमाम संघ, चाहे वो गोरखालैंड के हों, चाहे जिहादी से, ये बड़े जिहादियों का इस्तेमाल लोग करते रहे। आपको मालूम है किस तरीके से यूनिकोल कंपनी जो है अमेरिका की, तालिबान के साथ उसके ताल्लुकात थे अच्छे। मतलब वो उसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि तालिबान उनको कब ये उनकी पाइपलाइन, जो तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और भारत की जो पाइपलाइन है वो बिछाने में उनको मदद करेगा। तो ये उनको कोई परहेज नहीं है इन जिहादी संगठनों को इस्तेमाल करने के लिए। दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में भी कुछ लोग इस गेम में शामिल हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से शहजादा पकड़ा गया था उसी डोकलम क्राइसिस के अंदर में के समय, जब वो छुप छुप के पाकिस्तान एम्बेसी जा रहा था। तब पता चला ना कि वो समझौता भी कर रखा है। तो वो सारा एक गेम था जिसमें जिहादी भी शामिल है, ये माओवादी भी शामिल है, लेफ्ट भी शामिल है। हाँ, लेफ्ट पूरा शामिल है। इसीलिए बाद में MOU भी साइन किया, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ। ये कैलाश मानसरोवर शहजादा गया तो यहाँ का एम्बेसडर उसको कंडक्ट करने के लिए करने गया। तो ये सारे के सारे जो ये लोग हैं, ये आखिर ये बे ऑफ बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों? एक तो मैंने आपको बताया कि वो पूरे तिब्बत, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। दूसरा, हमारा पूरा जो ईस्टर्न सी बोर्ड है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा यहां से वर्चस्व खत्म हो जाता है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से, तो हम साहब, हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो स्ट्रेटेजिक सेटबैक होगा। और एक और मैं बता दूं कि हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। तो अगर नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है, तो हमको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पे निर्भर करना है। वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहाँ हमको सबसे महफूज जगह मिल सकती बेसिस के तौर पे, वो है बे ऑफ बंगाल। तो एक ये बहुत बड़ा गेम ये खेला जा रहा है। तो कैलिफेट की बात की मैंने आपको, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की मैंने। और ऐसा नहीं है कि भारत ने ये चाइनीज चिटागोंग के बगल में एक सोना दिया, कोक्सिस बाजार के बगल में एक सोना दिया जगह है, वहाँ पे $5 बिलियन खर्च करके वो एक पोर्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारी सामरिक संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए उसको शेख हसीना ने वो MOU नहीं साइन किया चाइना से, वरना वो सारा वो ब्लूप्रिंट तैयार था वहाँ पर डीप वाटर पोर्ट बनाने का।
तो इसलिए कृपया लोग इसको ये ना देखें एक दो देश। और ये दो देश क्या है साहब, आखिर ये इलीगल माइग्रेशन हो क्यों रहा है? नहीं, हो भी रहा है, उसको फेलिसिटेट भी किया जा रहा है। फेलिसिटेट, और क्यों, कैसे फेलिसिटेट रहा है? क्योंकि सांस्कृतिक रूप से हम हजारों साल से एक हमारी भाषा है, एक वेशभूषा है, एक तरह की सोच है। मतलब वो एक सोच है, उसमें जिहादी सोच आ गई, लेकिन अगर आप अपेरेंटली देखें तो दोनों एक है। इसलिए ये हो रहा है, और उसी की आड़ में लोग यहां पे लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है साहब कि आप सोचिए कि केवल भाषा के नाम, इस्लाम के नाम पे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना, और भाषा के नाम पे टूट गया। भाषा के नाम पे टूट गया। उन्होंने कहा हम उर्दू नहीं पढ़ते जी। हम क्यों नहीं पढ़ते हैं उर्दू? वो कहते हमारी भाषा है, बहुत बहुत समृद्ध भाषा है, बहुत पौराणिक भाषा है। हम बिल्कुल, अगर आप बांग्लादेश के भी बंगाली देखें, ये बिल्कुल वो संस्कृत से कि उसकी मतलब आपको उसको खुशबू आती है संस्कृत की। जितना को बिहार और यूपी की भाषा से नहीं आती, उतना वहां के बंगाली से आपको संस्कृत की खुशबू आती है। अब कोई एक वो ईस्ट पाकिस्तान प्रांत भाषा के नाम पे इस्लाम को छोड़ दिया उसने, या संस्कृति के नाम पे वेस्ट पाकिस्तान ने इतना कहर ढाया ईस्ट पाकिस्तान पे, संस्कृति और भाषा के नाम पे। वहां से उस उर्दू को किसी ने नहीं अपनाया। और ये जो हमारी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की मुख्यमंत्री, वो उर्दू भाषा को प्रोपोगेट कर रही हैं। समझ रहे मेरी बात? और वो जिहादी एलिमेंट जो वहां से यहाँ आया है, वो यहाँ उर्दू को फौरी तौर पे अपने एजेंडे के लिए एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो मैं तो यही कहता हूं कि जो शेख हसीना को जो ममता दीदी को जो करना चाहिए था, ममता जी को, वो काम शेख हसीना कर रही है। मुझे ये बड़ी हैरानी होती है कि पता नहीं इनको ममता जी को इतिहास मालूम भी है कि नहीं। इतिहास सब मालूम, मुझे लगता है कि सत्ता की लालसा जो है ना, वो उनको कहीं ड्राइव कर रही है। मेरा इस बंगाल से जो फोकस आपने अपनी किताब में लिखा है, और वो किताब में तो बहुत विस्तार से आपने लिखा है उस सिलसिले में, क्योंकि इस वक्त रिलेवेंस है बंगाल के। क्या मानते हैं कि भारत में जितने भी हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, ख़ासतौर से जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, एक छोटा सा, क्योंकि मुझे वाकया आपको याद दिलाना है, वो आपका अपना एक कंक्लूजन था जब बिहार का चुनाव हो रहा था और ख़ासतौर से बेगूसराय का चुनाव हो रहा था। तो बेगूसराय में जिस कैंडिडेट को सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर खड़ा किया था बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ में, वो दिल्ली अपने जेएनयू का एक स्टूडेंट था। उस वक्त भी आपने एक बात कही थी, और उस वक्त लोगों ने उस बात को पूरे जब सोचा तब लगा कि ये कितना बड़ा मामला है। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के लिए जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, लालू की पार्टी, वहाँ उनके बेटे के पास दुनिया के हर मुल्कों से फ़ोन आए कि आप किसी भी तरीके से आरजेडी का कैंडिडेट कन्हैया कुमार के खिलाफ हटा लीजिए ताकि उसकी जीत सुनिश्चित हो। तो वो बात मैं देखता था कि जो विदेशी इन्वॉल्वमेंट, और बंगाल की जो आपने एनालिसिस की है उससे तो ऐसा लगता है कि बंगाल में ये मुकाबला राष्ट्रवाद वर्सेस एंटी नेशनल्स, एंटी इंडिया फोर्सेस, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो सऊदी अरब, सारी फोर्सेस जो कन्हैया कुमार को जिताने में लगी थी, वही फोर्सेस आज ममता को किसी भी कीमत पे जिताने में लगी हैं। आप इसका कंक्लूजन ये मानते हैं? बिल्कुल सर, मैंने कहा आपको कि उनकी जो जियोपॉलिटिकल सोच जो है वामपंथियों की और जिहादियों की, बिल्कुल वो कहीं ज़्यादा विकसित है। और बेगूसराय की आपने बात की तो मैं आपको किया, आखिर उसको क्यों चुना गया, आखिर वो शायर वहाँ क्यों गया, ये जो एक्टिविस्ट जो हैं, ये थर्ड रेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वहाँ पर क्यों गए, कोई तो बात होगी, कोई तो उनको भेज रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जिस तरह से दीपिका पादुकोण जेएनयू गई, किसी ने तो भेजा होगा। यार फोर्सेस, हाँ, सिर्फ मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ पैसे के लिए कोई जाएगा। नहीं, उसके पीछे बहुत एजेंडा है, उसके पीछे बहुत और कारण होंगे। लेकिन मैं इतना जरूर आपको बता सकता हूँ
कि अगर राष्ट्रवादी ताकतें बंगाल में चुन के नहीं आई तो आप समझिए कि कश्मीर की तरह वहाँ पलायन होगा, एक्सोडस होगा। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपको। बंगाल पानी पानी जिहादी पानी वहाँ पे यहाँ तक आ गया। अगर राष्ट्रवादी ताकतें नहीं आई तो बंगाल डूब जाएगा। लोग कहते हैं कि बांग्लादेश जल स्तर बढ़ने से कभी भविष्य में डूब सकता है। अगर राष्ट्रवादी ताकतें नहीं आई तो बांग्लादेश के पहले बंगाल डूब जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि 47 के बाद जिस बंगाल ने रविन्द्रनाथ टैगोर दिया, जिस बंगाल ने सुभाष चंद्र बोस दिया, जिस बंगाल ने स्वामी विवेकानंद दिया, खुदीराम बोस दिया, आज जो चुनाव है वो आप कह रहे हैं कि चाहे स्वामी विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, खुदीराम बोस हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, इन ताकतों और इनके विरुद्ध देश के खिलाफ जिहादी और वामपंथी और एक्सटर्नल ताकतों के बीच में ये मुकाबला है। ये एक डिसाइसिव चुनाव है जो आने वाले दिनों में भारत की रक्षा सुरक्षा को सीधे तौर पर इन्फ्लुएंस करेगा। एक और मैं बात आपको बता दूं इसमें, और देखिए 1920 के पहले अगर आप पूरे लेट 1890s 1910s 1920 के पहले अगर आप पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का विश्लेषण करें तो वो एक बड़ा उग्र आंदोलन था जिसका कि बेस जो था वो बंगाल था। और बंकिम चंद्र चटर्जी की जो किताब जो थी आनंद मठ, जिससे आपकी वो ली गई है वो वंदे मातरम, वो किताब क्या कहती है कि हम केवल राजनीतिक आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम अपनी सांस्कृतिक आजादी के लिए लड़ रहे थे। उस सांस्कृतिक आजादी के लिए जिसको मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने उसको कुचल दिया था। अब वो बुद्धिजीवों का देश, वो इलाका था, और बुद्धिजीवों के साथ साथ वो लोग बिल्कुल लड़ाकू लोग थे, बलिदान करने वाले लोग थे। वो विवेकानंद हो या अरबिंदो हो या जिसका आपने नाम लिया खुदीराम बोस, सुभाष was not only fighting कि फिर only for political freedom। yes पॉलिटिकल फ्रीडम का ये मतलब नहीं था कि यहां से वाइसरॉय हट जाए और वहां पर कोई और आके बैठ जाए। that's right। या वहां से वो सीएनसी का ऑफिस जो है वो वहां पे नेहरू चले जाएं, और यार ये जो लुटियंस में बंगलो है वहां से अंग्रेज वो लेगा, और वही सर्वेंट क्वार्टर वही रह गए साहब, सर्वेंट क्वार्टर वही रह गए। यहाँ के जो बंगालियों के जो अंग्रेजों के जो डायरेक्ट नौकर जो थे, जो अंग्रेजी बोलना सीख गए थे, उन्होंने उसी अंग्रेजियत के साथ उसी अंग्रेजी के साथ वहां घुस गए और सर्वेंट क्वार्टर में वो हिंदी भाषी रहने लगे, जो उनको फिर इन्होंने नौकर बना। ठीक है, तो ये लड़ाई यहाँ पे सांस्कृतिक लड़ाई थी बंगाल में। हुआ क्या उसके बाद से, और ये बहुत ये मैं पूरे विश्लेषण के बाद ये बोल रहा हूँ कि 1920 के बाद जैसे ही गांधी का उत्थान हुआ, ये सारे लोग अंडरग्राउंड चले गए। कई ने राजनीति छोड़ दी, अरबिंदो जैसे लोगों ने तो मतलब आपको मालूम है उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म का, अध्यात्म का रास्ता वो कर लिया। कुछ लोग जो थे वो फ्रस्ट्रेशन में कम्युनिस्ट बन गए, फ्रस्ट्रेशन में वो लोग कम्युनिज्म की तरफ चले गए, और ये सिलसिला रहा। आज मैं बंगाल में वही अरबिंदो, वही खुदीराम बोस, वही स्वामी विवेकानंद,
वाला जो पीरियड था, मैं उस पीरियड को दोबारा आते देख रहा हूँ। उसका रिनासा हो रहा है, उसका रेनेसा हो रहा है। और इसीलिए पूरी देश भर के बाहर की जो ताकतें हैं, एंटी इंडिया फोर्स, वो सब इसको हराने में लगी। और एक और बात देखिए, आपने कहा कि, मैं कहा कि 5 स्टेट्स, 4100 किलोमीटर बॉर्डर, बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। सबसे ज्यादा अगर किसी देश के साथ हमारे बॉर्डर है तो वो बांग्लादेश के साथ है। वो हमको चारों तरफ से, मतलब कोई भी वहाँ पे हमको डिस्टेबलाइज करना चाहे। आप क्यों सोचते हैं कि ये मोदी सरकार इतनी सफल रही है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में? वो इसलिए क्योंकि वहाँ से जो डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस जो थे बांग्लादेश से जो ऑपरेट करते थे, वो फोर्सेस को शेख हसीना ने उन पर क्रैकडाउन किया। उनके पास हमारे जो ये इंसर्जेंट ग्रुप्स जो थे, उग्रवादी, ये दहशतगर्द संगठनें थी जो नॉर्थ ईस्ट की, उनको अब सेफ हेवंस नहीं मिल रहा है वहाँ पे। तो किसी भी बॉर्डर राज्य में जब इलेक्शन होता है सर, चाहे वो पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, उसमें कृपया उसमें सिक्योरिटी एंगल लोगों को जरूर फैक्टर करना चाहिए। That's right. मान लीजिए एक मिसाल के तौर पे, अगर पंजाब में भी ऐसे ही कोई ताकतें आ जाए, और आपको मालूम है वो आने ही वाली थी, लगातार कोशिश में है। यस, अभी ड्रोन से अमरिंदर सिंह ने खुद बोला कि जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, वहाँ से ड्रोन्स के द्वारा पाकिस्तान से आर्म्स की सप्लाई बढ़ गई। उन्होंने ये बात कही। तो ये बॉर्डर स्टेट्स में कि वो चुनाव जब होते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें वहां के वोटर को यह ध्यान रखना है कि सिर्फ वो वोट जो है सत्ता का परिवर्तन नहीं कर रहे, उससे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी नहीं रहेंगी। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि आपने अपनी किताब के इस 43 चैप्टर को, जिसको आपने खलीफेट ऑफ बंगाल कहा है, उसको बड़े विस्तृत रूप से बताया। और चुनाव के इस दौर में इसकी रिलेवेंस ज़्यादा है, क्योंकि समझ रहे हैं कि लोग सिर्फ शायद वोट, सत्ता का परिवर्तन, ममता आएगी कि ये आएगा वो जाएगा, लेकिन ये जो एस्पेक्ट है, ये बंगाल के लोगों को चुनाव में अपना मत डालते वक्त मैं समझता हूं कि उन्हें देश और राष्ट्र को पहले रखना चाहिए। कौन पार्टी आएगी कौन पार्टी जाएगी ये सब चलता रहेगा। पार्टी तो 35 साल से वहाँ वही थी, और वही लोग, तमाम कातिल सब टीएमसी में घुस गए, वही मारकाट, वही हमने देखा कितना वायलेंस हुआ है पिछले 4-5 साल में। एक तरफा वायलेंस चल रहा है, किस तरह जिहादी ताकतों को आपने सत्ता में बैठाया है, किस तरीके से आपने उनको इमामों के नाम पे तनख्वाहें देना शुरू कर दी हैं। तो ये चुनाव इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल में एक मौका मिला है, बंगाल में एक ऐसी सिचुएशन आई है जब आपके पास एक बेहतरीन ऑल्टरनेट है। उस ऑल्टरनेट को मजबूत करें, और किस पार्टी का चेहरा है ये न देखें, उस बॉर्डर को, उस देश को सुरक्षित करने के लिए वहाँ के लोगों को आगे आना चाहिए। सिंह साहब, आपने इस पे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक ब्रेक के बाद आपसे एक दूसरे टॉपिक पे कुछ आपकी प्रतिक्रिया लेंगे सर। थैंक यू सर।